Hey guys, I am Akhilesh Kumar and English trainer. Today I am going to teach you about present perfect continuous tense. So not much wasting time, let's get started. तो गाइस इस टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अगर इसकी हिंदी में पहचान की बात करें तो इसके जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा इन सेंटेंस में कार्य के लगातार होने का समय भी दिया होता है। जैसे मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है। मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है। आप देखिए बोल रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ में से एक शब्द दिया है रहा है। तो ये हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। लेकिन इसकी और एक शर्त है, इसमें कार्य के लगातार होने का समय भी दिया होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है समय से, मतलब कार्य के लगातार होने का समय दिया हुआ 2 घंटे से काम हो रहा है। अंग्रेजी बोलने वाला जो काम हो रहा है वो 2 घंटे से हो रहा है। तो कुल मिलाकर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी वो काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे हमारा कोई काम यहाँ पर पास्ट टेंस में शुरू हुआ, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो चलता हुआ आ रहा है और प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। कहते हैं ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डालते हैं। जैसे यहाँ पर कोई काम जारी था और यहाँ पर भी काम जारी है, मतलब बिना ब्रेकअप के, बिना काम रुके हुए अब भी वो काम जारी है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। जैसे मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है, यहाँ पर काम जारी है और 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे से कोई काम 2 घंटा पहले मेरा शुरू हुआ था। तो मतलब पास्ट में 2 घंटा पहले मेरा काम शुरू हुआ था और वो अब भी जारी है, अब भी चल रहा है। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। दूसरे सेंटेंस में कार्य के लगातार होने का समय भी दिया है और रहा है, रही है, रहे हो उसमें से भी एक शब्द दिया हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसा कि आपको पता है कि हर टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो हम गाइस सर्वप्रथम अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी हम इस फार्मूले के आधार पर बनाते हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट हैज, हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव। हैज हैव का प्रयोग आपको पता है, हैज का प्रयोग कब होता है और हैव का प्रयोग कब होता है। हैज का जो प्रयोग होता है यदि हमारा सब्जेक्ट हैज, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? ही हो, सी हो, इट हो, दिस हो, दैट हो, एनी नेम या सिंगुलर नाउन होता है, तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे तथा प्लूरल नाउन्स में से कोई एक होता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फिर बीन लगा देते हैं, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है कि आपको अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन या कोई नाम है तो हैज लगाएंगे, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब आगे बात आती है कि यहाँ पर हम सिंस या फॉर, सिंस लगाएं या
फॉर लगाएं। सिंस का प्रयोग हम एक निश्चित समय के लिए करते हैं, जबकि फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। मतलब सिंस का जो प्रयोग होता है वो एक पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब स्टार्टिंग टाइम, किसी काम के शुरुआती समय को एक्सप्रेस करता है। और जबकि फॉर का प्रयोग जो होता है वो टाइम ऑफ द ड्यूरेशन, मतलब कोई काम हो रहा है तो कितनी देर से हो रहा है, मतलब जो समय, एक लंबा समय लगता है, उस समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कि आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है, मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है। मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन 1 बजे से अंग्रेजी बोल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 बजे हुए, मान लो 3 बजे हुए हैं और मैं बोला 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक चला 1 घंटा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला आपका 2 घंटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन 1 बजे से अंग्रेजी बोल रहा है। कितने बजे से? 1 बजे से अंग्रेजी बोल रहा है। तो जब हमको पता लगे, यहाँ पर क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कोई काम शुरू हुआ था। अगर हमको कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है समय का, तो हम सिंस लगाते हैं। और अगर हमको एक समय दिया होता कि कब से हो रहा है, मतलब एक अवधि दी होती है, पीरियड दिया होता है, तो हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट जो होता है, शुरुआती पॉइंट है, वो 1 बजे है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। और अगर बोलते हैं कि 2 घंटे से, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबा एक समय लगा, जो अवधि लगी हुई है, उसके पहले हम फॉर का यूज करते हैं। वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। तो जैसे कि अब हम एग्जाम्पल में जाते हैं। जैसे मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है। मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मोहन लिखेंगे, फिर हैज या हैव। तो मोहन है ना, सिंगुलर है, सब्जेक्ट नेम है, इसलिए हैज लगेगा यहाँ पर, मोहन हैज। फिर आपको बीन लगाना है, बीन लगा दिया। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, बोलना क्या होता है, स्पीक, इसमें हो जाएगा स्पीकिंग। मोहन हैज बीन स्पीकिंग, क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश। अब लगाना है सिंस या फॉर, क्योंकि ये देखिए 2 घंटे से हमारा कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। यहाँ पर हम फॉर लगा देते हैं। फिर कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2, TW2 आवर्स, HOURS, आवर्स बोलें या आवर्स बोलें। तो मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा है। मोहन हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब बात ये होती है, अगर हम निश्चित समय बताना चाहेंगे, मतलब एक टाइम बताएंगे, पॉइंट ऑफ द टाइम बताना चाहेंगे कि किस समय से ये स्टार्ट हुआ है, किस समय ये स्टार्ट हुआ था और अब भी हो रहा है, तो बोलते हैं कि मोहन 1 बजे से अंग्रेजी बोल रहा है। तो मोहन हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश। मोहन हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश 1 बजे से, तो सिंस लगेगा 1 o'clock। मोहन 1 बजे से अंग्रेजी बोल रहा है, तो मोहन हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 1 o'clock। तो गाइस, आगे हम जो सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सिंस का प्रयोग आपको पता हो गया। सिंस का प्रयोग
पॉइंट ऑफ द टाइम मतलब स्टार्टिंग, सिंस मतलब होता है स्टार्ट। जब हमारा कोई स्टार्टिंग टाइम दिया होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब हमारा क्या होता है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का पूरा जो समय दिया होता है, जो अवधि दी होती है, तब वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। तो हम ये जान ले पहले आखिर एक पॉइंट ऑफ द टाइम मतलब स्टार्टिंग समय कौन सा होता है, और जो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम मतलब एक अवधि वाला जो समय होता है वो क्या होता है। अगर ये हमको पता चल जाए तो हमको सिंस और फॉर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस हम पहले यही सीख लेते हैं सिंस का प्रयोग कब करना है और फॉर का प्रयोग कब करना है। गाइस अब हम सिंस और फॉर का प्रयोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आपको पता है सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए करते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ द टाइम हैं वो इस प्रकार मैंने इस टेबल में लिख रखे हैं। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ द टाइम मिलते हैं तो आपको सिंस का प्रयोग करना है, अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ द टाइम मिलता है तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ द टाइम कौन कौन से होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम कौन कौन से होते हैं, वो भी एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला मेरा पॉइंट ऑफ द टाइम है वो है घड़ी का समय। अगर आपको किसी सेंटेंस में घड़ी का समय दिया होता है तो वो पॉइंट ऑफ द टाइम होता है, और आपको अच्छी तरह पता है पॉइंट ऑफ द टाइम से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है मोहन 11 बजे से पढ़ा रहा है, तो मोहन हैज बीन टीचिंग सिंस 11 o'clock। वे 2 बजे से पत्र लिख रहे हैं, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। तुम 1 बजे से खाना बना रहे हो, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम है वो है दिनों का नाम। अगर आपको किसी दिन का नाम दिया होता है जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। जैसे वे संडे से पत्र लिख रहे हैं, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस संडे। तुम मंडे से शोर मचा रहे हो, यू हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मंडे। तुम सैटरडे से गाना गा रहे हो, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस सैटरडे। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द टाइम की तरफ जो है महीने का नाम। यदि आपको महीने का नाम दिया होता है तब भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। जैसे वह जनवरी से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। तुम फरवरी से गाना गा रहे हो, यू हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस फरवरी। इसी प्रकार से आप कभी भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में से कोई भी मंथ नेम आ जाता है तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट ऑफ द टाइम वो है वर्ष का नाम, मतलब सन का कोई नाम दिया हो, जैसे 2017 से, 2012 से, 2019 से, 2002 से, तो आपको सिंस लगाना है। जैसे मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011। वे 2015 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द टाइम जो कि है दिन की अवस्था। दिन की अवस्था क्या क्या होती है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, यस्टरडे। तो अगर देखा जाए मॉर्निंग, जैसे वह सुबह से साइकिल चला रहा है, ही हैज बीन राइडिंग बाइसिकल सिंस मॉर्निंग। तुम दोपहर से पत्र लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून। तुम कल से मार्केट जा रहे हो, यू हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस
yesterday। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द टाइम, जो कि है सीजन। सीजन नेम, यदि आपको कोई सीजन नाम दिया जाता है तो आपको सिंस ही लगाना है। जैसे वह गर्मियों से अंग्रेजी सीख रहा है, तो ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस समर। वह सर्दियों से पत्र लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस विंटर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम है वो है लास्ट। अगर आपको कोई टाइम दिया है और उसमें पिछला लग जाता है या लास्ट लग जाता है, लेकिन सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, सिंगल होता है तो आपको सिंस लगाना होता है। जैसे पिछले महीने से मतलब लास्ट मंथ, ऐसा नहीं बोला पिछले 2 महीने से, नहीं चलेगा। आपको बोला पिछले महीने से सिंस लास्ट मंथ, पिछले दिन से सिंस लास्ट डे, मतलब पिछली रात से सिंस लास्ट नाइट। आपने अक्सर एक सेंटेंस सुना होगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। पिछले सप्ताह से सिंस लास्ट वीक, पिछले वर्ष से सिंस लास्ट ईयर। मैं पिछली साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ लाइफ। स्टेट ऑफ लाइफ जो होता है वो होता है जैसे हमारा बचपन, हम बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। हम यहाँ जन्म से रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ द टाइम है वो एनी एक्शन ऑफ द पास्ट। यदि हमारा पास्ट में कोई काम हुआ हो और फिर उस समय से कोई काम मेरा जारी रहा हो, तो उस सेंटेंस में हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जब से तुम गए हो तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस यू वेंट। मतलब पास्ट में काम हुआ था सिंस यू वेंट, तुम गए थे और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस यू वेंट। जब से तुमने खाना खाया है तब से मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस यू एट फूड। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंस का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फॉर के प्रयोग की तरफ। जो फॉर का प्रयोग होता है वो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए करते हैं। और ड्यूरेशन कैसे बनती है, जैसे हमारा पहले घंटों की संख्या। अगर आपको घंटे दिए हों, टाइम ना दिया हो, 1 बजे 2 बजे ना दिया हो, सीधा घंटे दिए हो, तो आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 3 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे हो, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। अगर दिनों की संख्या, जैसे वे 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, दे हैव बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। तुम 4 दिन से पत्र लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 4 डेज। महीनों की संख्या अगर आपको दी हो, मतलब महीने का नाम ना दिया हो, महीनों की संख्या दी हो, तो आपको फॉर लगाना है। जैसे वे 2 महीने से स्कूल जा रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। अगर संख्या वर्षों की दी है तो आपको फॉर लगाना है, वे 4 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। नेक्स्ट है सप्ताहों की संख्या। अगर बोलते हैं वे 2 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। वे 5 सप्ताह से मार्केट जा रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 वीक्स। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।